खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिंदगी कभी ऐसे तो न थी। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वाकई दिल्ली में जिंदगी 1984 के बाद ऐसी नहीं दिखी जो गुज़िश्ता कई 4 दिनों से दिख रही है, कई रोज से दिख रही है। वो खौफ, दहशत और खूनरेज सड़कें, वो खौफ का मंजर जिसका तस्वुर भयानक हो। ये तमाम तस्वीरें कहीं और नहीं बल्कि मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में दिखी। वो दिल्ली जो दिल्ली मेरी जान के तौर पर जानी जाती रही हो। ये तमाम तस्वीर और वाकयात काफी हैरत और फिक्र में डाल देती हैं कि जब नेशन के कैपिटल में ऐसा हो सकता है तो दूसरी मकाम के बारे में आज बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान में अमन के परिंदे भी हैं जो नफरत पर हमेशा भारी पड़ते हैं और इस गंगा जमनी तहजीब को कोई नहीं मिटा सकता। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि जो नफरत की सियासत की गई और जो नफरत शरपसंद अनासिर ने फैलाने की कोशिश की गई वो कहीं न कहीं नाकाम साबित हुई है और अब जिंदगी दिल्ली में पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो खबर खास में कई सवालात करेंगे, अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से भी जुड़ेंगे कि अब दिल्ली कैसी दिख रही है। जो निशानात छोड़े गए थे वो निशान क्या बाकी हैं या फिर लोगों में खौफ और दहशत का जो माहौल बरपा था, जो डर था, जो खौफ था, वो किसी हद तक कम हुआ है, ये भी अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज दिल्ली में और पूरे मुल्क की 8 बड़ी खबरें क्या रही वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 8 टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खबर खास की अहम खबरें आज क्या रही। दिन भर इन खबरों ने सुर्खियां बटेरी। सबसे पहली खबर की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहली खबर ये है कि तशद्दुद में सभी तबके के लोग हलाक और जख्मी हुए हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा। अस्पतालों में जेर इलाज लोगों का फरिश्ते स्कीम के तहत मुफ्त इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातें कही हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आपका कोई लीडर अगर कसूरवार होता है तो उसे दुगना सजा मिले। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही हैं। ऐसे मौके पर जब दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही, यानी अरविंद केजरीवाल के मुआवजे के ऐलान से कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही होगी लोगों को। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पटरी पर जिंदगी लौटती हुई दिखाई दे रही है। अमन और अमान कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ अमन कमेटी की अगर हम बात करें तो बड़ा रोल अमन कमेटी अदा करते हुए दिखाई दे रही है। घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और साथ ही साथ किसी हद तक काबू में लाया जा रहा है पूरे सिचुएशन को। अब धीरे धीरे लोग जो हैं सड़कों पर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि कारोबारी इदारे उन मकामात पर अभी नहीं खुले हुए दिखाई दे रहे हैं जिन मकामात पर तशद्दुद बरपा हुआ था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पटरी पर जिंदगी धीरे धीरे लौटती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज जब अदालत में सुनवाई हुई कि FIR किया जाए बीजेपी के लीडरान पर या फिर उन लीडरान पर जिन्होंने इस तमाम वाक़े पर जिनको लेकर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने तशद्दुद भड़काया, उन पर FIR दर्ज किया जाए। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि अभी हमारी तरजीहात ये हैं कि अमन और अमान कायम किया जाए और सबसे पहला प्रेफरेंस ये है कि हम इलाके में अमन कायम करें। लिहाजा अभी किसी लीडर पर जिन्होंने बयानात दिए थे, इश्ताल अंगेज तकरीर की थी, उन पर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। चौथी तस्वीर आप भैया जी जोशी की देख रहे हैं। भैया जी जोशी जो कि RSS लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अमन और अमान कायम किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि दिल्ली के लोग बाहर आए और बढ़ चढ़कर अमन और अमान कायम करने में हिस्सा लें। भैया जी जोशी ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत से कि हुकूमत कानूनी नज़्म नस्क को यकीनी बनाए और इस बात पर भी भैया जी जोशी ने जोर दिया है कि दिल्ली में जल्द अज जल्द अमन कायम हो और इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिश होनी चाहिए, हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। और 5वीं खबर अगर बात करें
तो ताहिर हुसैन, जिन पर कई तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि उन्होंने तशद्दुद को भड़काया, उनके घर के छत से कई तरह चीज़ें मिली हैं जिसमें पेट्रोल पंप भी शामिल थे। उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है, जो कि आप कॉरपोरेटर हैं ताहिर हुसैन। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 24 तारीख की रात को ही पुलिस ने उनके घर को कंट्रोल में ले लिया था और उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में इतना सामान कहां से आया, जिसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कोका कोला और इस तरह की अशिया के बोतल्स हैं और उसमें पेट्रोल बम जैसी चीज़ें मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने कहा है ताहिर हुसैन ने कि जब हमको घर से निकाला गया तो उस वक्त घर पर ताला था। साथ ही साथ वायरल वीडियो का भी जिक्र ताहिर हुसैन ने किया है, जो कि आप कॉरपोरेटर हैं और उन पर लगातार इल्जामात जो लग रहे हैं उसको सिरे से उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ कहा है कि अगर उनकी गलती है तो पुलिस तहकीकात करे और अगर पुलिस तहकीकात में जांच में साबित होता है तो उन्हें सजा भी दी जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और छठी खबर की बात करते हैं। छठी खबर दरअसल खबर यह है कि जामिया का एक स्टूडेंट है जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस को। जामिया के तालिब इल्म जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया था और इसी मुतालबे को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है दिल्ली अदालत की तरफ से। और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो पुरतशद्दुद हुआ मामला हुआ था, बर्बरियत हुई थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी उसमें शामिल थे, जो जामिया में पढ़ते थे। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अगर 7वीं खबर की बात करें तो 7वीं खबर भी आज दिन भर में काफ़ी अहम रही। खबर ये कि अपोजिशन लीडर रान आज सदर जमहूरिया के पास पहुंचे और उन्होंने दिल्ली तशद्दुद को लेकर सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम दिया, जिसमें कांग्रेस के लीडरान शामिल रहे। अगर मनमोहन साबिक वजीर आजम की बात करें तो मनमोहन सिंह भी थे और साथ ही साथ सोनिया गांधी भी थी और गुलाम नबी आज़ाद थे। उन्होंने तमाम इस दिल्ली के सिचुएशन के ताल्लुक से मेमोरेंडम सौंपा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि हालात पर काबू पाया जाए। और कई सीनियर लीडर इस वफ्द में शामिल थे। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ी इलाके में हुए दिल्ली में हुए तशद्दुद पर तशवीश का साथ ही इजहार किया। इस मुलाकात में मेमोरेंडम देते हुए मुलाकात के बाद मीडिया से भी बातचीत हुई। ये भी आपको बताते हुए चले कि उस वक्त जब सोनिया गांधी मीडिया से बातचीत कर रही थी तो सोनिया गांधी ने कहा कि बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई, यानी जब हालात ख़राब थे तो उसी वक्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से फसाद इतना बढ़ा। अगर उसी वक्त इस पर कार्रवाई की जाती तो फसाद का सिलसिला इतना दराज नहीं होता। साथ ही साथ एक अहम बात और बड़ी बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही और इल्ज़ाम इसे समझा जा सकता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि सरकार की मिली भगत के बगैर ये तशद्दुद हुआ। और 8वीं खबर की अगर हम बात कर लें तो 8वीं खबर वो है जिस पर बीजेपी को निशाना साधा गया। आज जब सुनवाई हुई अदालत में, कल हमने देखा था कि जज एस मुरलीधर ने कहा था कि जिन लीडरों ने इश्ताल अंगेज बयानात दिए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और उसके बाद आज जब सुबह ये खबर मीडिया में आई और वायरल हुई, उसके बाद उनका तबादले की खबर आई जिस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोई सच बोलता है तो बीजेपी उस के मुंह पे ताला लगाने की कोशिश करती है और साथ ये जो कड़ी है वो इसी तनाजुर में देखी जा सकती है। लिहाजा आपको बताते हुए चले कि जब कल अदालत में सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। आज भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था कि जिन लीडरान ने पुरतशद्दुद माहौल को भड़काया है, हालात को भड़काया है, उनके खिलाफ और जिन्होंने इश्ताल अंगेज तकरीर की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिसके जवाब में एस मुरलीधर जो कि जज हैं उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद रातों रात एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी की ही सियासत है और बीजेपी
जज के तौर पर ये सियासत करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद जो कि मरकजी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि ये रूटीन की सियासत है, लेकिन कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। रूटीन का ये ट्रांसफर है और ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, हमेशा हम देखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर सियासत बेजा कर रही है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। हालांकि ये खबर काफी अहम थी, क्योंकि आज देखना था कि इस हवाले से क्या कुछ जवाब देंगे सॉलिसिटर जनरल, लेकिन आज जैसे सुबह हुई तो पता चला कि हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर का। तो ये 8 बड़ी खबरें थी जिसे हमने आपके सामने रखा, जो दिल्ली के हवाले से थी। आज दिन भर दिल्ली को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन काफी अहम खबर यह है कि मुआवजे का भी केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है। केजरीवाल ने क्या कहा है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तशद्दुद में सभी तबकों के लोग हलाक हुए हैं और जख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। केजरीवाल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर उनका लीडर, उनकी पार्टी का लीडर, चाहे वो कॉर्पोरेटर ही क्यों ना हो, कारकुन ही क्यों ना हो, अगर वो कसूरवार है इस पूरे तशद्दुद में तो उसे दुगनी सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ केजरीवाल ने मरने वालों के अहले खाना के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जख्मी हैं उनका इलाज सही से चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। आइए एक बार आपको सुना देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। सरकार की तरफ से जो जो कदम हम उठा सकते थे हमने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सबका नुकसान हुआ है, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई, एक आईबी ऑफिसर की मौत हो गई। तो इस किस्म की घटनाओं का, इस हिंसा का से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जो इंजर्ड लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनको तो हम पूरी उनका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। दूसरा, कर्फ्यू वाले एरियाज़ के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की वजह से वो लोग निकल नहीं पा रहे। वहाँ पे हम दिल्ली सरकार खाना पहुँचाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया आज से। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, तो 25,000 रुपए का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट, दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो अनइंश्योर्ड है।
जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटेंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है। जिन लोगों को इमीडिएट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। कई बच्चों की किताबें जल गई, तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए, उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतजाम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के मुआवजे के ऐलान के बाद उन लोगों के लिए काफी राहत हुई होगी जिनका माली नुकसान बेहद हुआ है। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता जब से हालात खराब हुए तब से रिपोर्टिंग की, बजाते खुद उन्होंने पूरे इलाके को देखा और किस तरह के हालात कशीदा बने रहे वो भी देखा। और आज जब वो इस वक्त कपिल मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जिहादी हिंसा का शिकार हुआ है, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं कि एंटी सीएए आंदोलन पहले दिन से हिंसा पे आधारित आंदोलन है। दिल्ली में 16 दिसंबर से आग लगी हुई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई गईं, पुलिस को मारा गया, वो दिसंबर में शुरू हुआ था। तुर्कमान गेट में जो हिंसा हुई, जामा मस्जिद में जो हिंसा हुई, सीमापुरी में दिसंबर में बहादुर आईपीएस ऑफिसर राजवीर जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पत्थरों से मारा। तो ये हिंसा एंटी सीएए के नाम पर सारे देश में चल रही है। ये दिल्ली में भी चल रही है लगभग 70 दिनों से। ये अलीगढ़ में, मेरठ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में पिछले लगभग 90 दिनों से हम एंटी सीएए के नाम पर हिंसा का एक बहुत ही वल्गर हिंसा देख रहे हैं। और पुलिस के प्रति नफरत कुछ लोग पैदा कर रहे हैं लगातार। उसमें कई बड़े बड़े नेता हैं, उसमें कई बड़े बड़े तथाकथित एक्टिविस्ट और आंदोलनकारी हैं जो पुलिस के प्रति, सेना के प्रति नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। उसी की कीमत दिल्ली पिछले 3 दिनों से चुका रही है। मुझे ये लगता है कि एंटी सीएए के नाम पर जो हिंसा दिल्ली में और इस शहर में और देश में चलाई जा रही है वो खत्म होनी चाहिए। वो हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये कब तक चलेगा कि कोई देश को तोड़ने की बात करे, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। किसी के घर की छत पर पेट्रोल बम मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, गवाह मिल रहे हैं कि इन्होंने हत्या की है, वीडियो आ रहे हैं दंगे करते हुए, उनमें से किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और एक व्यक्ति ने जब जमुना पार के 35 लाख लोगों का ट्रैफिक बंद हो गया तो रास्ता खुलवाने की एक अनुरोध कर दिया, तो उस व्यक्ति को आतंकवादी कहा जा रहा है, विलेन कहा जा रहा है, खून से हाथ रंगे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। ये नकली लिबरल, नकली सेकुलर, नकली धर्मनिरपेक्षता नहीं चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंसा कब से चल रही है वो सच देश को सामने बोलना चाहिए कि हिंसा 90 दिनों से चल रही है। हिंसा के किसके घर की छतों में पत्थर मिले हैं, किसके घर की छतों में बम मिले हैं, कौन पुलिस वालों को मारता हुआ मिला है, उनसे सवाल पूछने की जगह जिसने रास्ता खोलने का एक हाथ जोड़ के अनुरोध किया उसके ऊपर उसको विलन बनाने की कोशिश ठीक नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है, ये ठीक नहीं है। तो बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, जिन पर कई तरह के इल्जामात हैं और अभी उन्होंने कहा कि जो रास्ता खुलवाने के लिए हाथ जोड़ रहा था उसी से सवाल पूछा जा रहा है। कौन रास्ता खोलने के लिए हाथ जोड़ रहा था ये सभी को पता है क्योंकि वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो आज सिर्फ आवाम ने नहीं देखा बल्कि अदालत में भी दिखाया गया। कपिल मिश्रा ने ये तमाम बातें कही, लेकिन हैरत की बात यह है कि सीए की जो मुखालिफत हो रही है पूरे मुल्क भर में उससे इन्होंने तशद्दुद से ताबीर किया कपिल मिश्रा ने। बहरहाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। शहजाद, आपका रुख कर रहे हैं वो दिल्ली जिसको आप 2 से 3 दिनों पहले से देख रहे हैं और आज आप कई मकामात पर दिल्ली के गए जहां पर तशद्दुद बरपा हुआ था। पहले से लेकर अब तक क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए सना, मैंने एक जो दिल्ली देखी है पिछले मैं 2003 से दिल्ली में हूँ और मैंने अब जो दिल्ली देखी है बड़े ही बदतर हालात हैं। ख़ास तौर से अगर जो मुस्तफ़ाबाद का इलाका है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से रिपोर्टिंग करते रहे वो जाफराबाद और आसपास का जो इलाका है मौजपुर के आसपास तक लोग जा पाए थे, लेकिन आज जिस तरह से हम लोग ब्रजपुरी शिव विहार का इलाका और शिव विहार से आगे का जो इलाका है हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, लेकिन बहुत ही बदतर हालात हैं। ख़ास तौर से ब्रजपुरी में देखा हमने कि तमाम मकान जले हुए हैं, पूरा रोड जो है, मैं इलेक्शन के ज़माने में भी वहाँ पर गया था तो रोड पर वहाँ पत्थर नहीं होते थे, ऐसा लग रहा था कि पत्थर जैसे रोड बनता है तो पत्थर डाल दिए जाते हैं, उस तरह से वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। स्कूल तक जला दिए गए हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि मैं खुद देख के आया हूँ कि 3 स्कूल जले हुए हैं, वो उसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चे पढ़ते होंगे। तो बच्चों क्या यकीन नहीं आता कि बच्चे अब उनका क्या होगा। सरकार मदद ज़रूर करेगी, लेकिन जिस तरह से अभी देखें कि उनके इम्तिहान हो चल रहे थे बच्चों के, वो इम्तिहान अब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो हालात बहुत ख़राब हैं। अभी काफ़ी जो एतमाद की बहाली है उसमें काफ़ी वहाँ पर कमी है। अब इस वक्त आपको जाफराबाद के इलाकों में या फिर मौजपुर के इलाकों में, गोंडा के इलाकों में यहाँ पर हालात थोड़े बेहतर जरूर दिखाई दे सकते हैं, कुछ इलाकों को छोड़ करके। कुछ शहजाद, आपने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है, अभी भी एतमाद की बहाली होनी चाहिए, एतमाद में लिया जाना चाहिए। क्या उन इलाकों में जिस तरह से हमने देखा कि अमन कमेटी ने एक अहम किरदार अदा किया एतमाद की बहाली के लिए, लोगों को समझाने के लिए, क्या इस वक्त भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं उन इलाकों में जहां पर अभी भी लोगों के अंदर डर है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जो पीछे का इलाका है, ख़ासतौर से मैं जब बता रहा था आपको, ब्रजपुरी का इलाका है, चांद बाग का इलाका है, या फिर कहें शिव विहार का इलाका है और शिव विहार से पीछे जागृति विहार का जो इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा डैमेज है और नफ़रत कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे हिंदू का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे कोई भी शॉप हो, स्कूल हो, किसी का भी हो, वो सब फूंक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जो ज़ख्म होते हैं, कहते हैं कि 1-2 ज़ख्म नहीं, पूरा बदन ही है छलनी, दर्द परेशान है, कहाँ से उठे, उस तरह के हालात हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँच गई हैं, गश्त कर रही हैं। बीएसएफ के जवान हमको मौके पर मिले, डीसीपी वहाँ पर मिले, सीआईएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर मिले, तो वहाँ पर गश्त हो रहा है और जो पुरअमन माहौल बनाने की कोशिश है वो कवायद वहाँ पर चल रही है। लेकिन जो सुदूर अंदर के इलाके हैं वहाँ का क्या हाल है, वहाँ पर अभी तक हम भी नहीं पहुँच सके हैं, लेकिन हालात अभी भी काफ़ी ख़राब हैं। और मुस्तफ़ाबाद के जो पीछे का इलाका है वहाँ पर काफ़ी एतमाद बहाली के लिए कदम उठाने की वाकई ज़रूरत है, लोगों को दिलासा देने की ज़रूरत है। और लोगों के ख़ास तौर से जो हमारे लीडर्स हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, उस हिंदुस्तान की बात करते हैं जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें आकर के लोगों को संभालने की ज़रूरत है, सबको गले लगाने की ज़रूरत है। दोनों ही तरफ के लीडर्स अगर पहल करें तो बहुत जल्दी हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये काफी अहम बात खुर्रम शहजाद आपने कही, और हमने देखा था कि कल एनएसए अजीत डोभाल मुतासरा इलाकों में गए और वहां पर उन्होंने बातचीत की, जिस पर लोगों ने रिएक्शन भी दिया और एनएसए अजीत डोभाल के उन इलाकों में जाने पर निशाना भी साधा कि सरकार पूरी वहां पर मौजूद है, कैबिनेट वहां मौजूद है, दिल्ली सरकार खुद मौजूद है। आखिर ये तमाम सरकारें क्या कर रही थी? एनएसए का काम ये होता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों और इंटेलिजेंस से तालमेल मिला के रखना। आखिर उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया। तब सवाल ये उठता है कि खुर्रम शहजाद, जो पार्टियां हैं, अगर बात मरकजी हुकूमत की करें या फिर दिल्ली हुकूमत की करें, ये लोग क्यों मुतासर इलाकों में नहीं जा रहे हैं और लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं और उन्हें समझाने की और उन्हें यकीन दहानी क्यों नहीं दिला रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, खौफ और दहशत में जो आप मुब्तला हैं अब ना हो, अब अमन की राह कायम होगी? देखिए, जो तमाम लोग जा रहे हैं, ऑफिसर्स जा रहे हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो वहाँ पर ऐलान कर रहे हैं अफवाहों में ना आए। लेकिन एक ख़ास बात मुझे वहाँ ज़रूर देखने को मिली, एनएसए की बात की, अपने अजीत डोभाल जी की बात की, वो मौके पर गए और उसके बाद से फिर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल गए, दूसरे लोग भी अब कई इलाकों में गए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी आगे तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस बात की ज़रूर शिकायत मिली है, तकरीबन 2 दिन तक पुलिस वहाँ पर नदारत रही है। यानी कि ये जो मंडे यानी सोमवार का दिन और उसके बाद मंगल के दिन
जो वहाँ पर कोई भी पुलिस एहलकार नहीं पहुँच सका। जो पीछे के इलाके जी। हैं, हालांकि जो मेन रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है, लेकिन 2 दिन तक वहाँ पर पुलिस पहुँचने में देरी हुई है। और उसके बाद ज़रूर जो सरगर्म तरीके से जो सख्ती की गई, आप समझ सकते हैं, जो सख्ती की गई है, इसी का असर है कि हालात काबू में आए हैं। और लेकिन अभी भी लोगों में डर और खौफ का माहौल ज़रूर बना हुआ है। ख़ासतौर से पीछे के इलाकों में सरकार को भी पहुंचने की ज़रूरत है, और पुलिस के लोग हैं वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। लोगों में सबसे बड़ी खुर्रम बात यह है शहजाद, कि हमारे आप नाज़रीन को ये बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी सिक्योरिटी है और वहां पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सिक्योरिटी पहुंच गई है, शिव विहार के इलाके में पहुंच गई, भागीरथी विहार के इलाके में पहुंच गई है। हमें पुलिस वहां पर गश्त करती हुई मिली है। लेकिन जो पीछे का इलाका है, चांदबाग का इलाका है, जो अंदर के इलाके हैं जहां पर घर जला दिए गए हैं, आप देखेंगे कि ब्रजपुरी का जो इलाका है वहां पर काफ़ी ज़्यादा आगजनी हुई, मेन रोड पर आगजनी हुई। पीछे का जो चांदबाग का इलाका है, जहाँ वहाँ पर भी बड़ी भयानक तस्वीर है, वहाँ पर भी बदतर हालात हैं। इसके अलावा नाले वाला जो ये पूरा रोड है मुस्तफ़ाबाद का, ये नाले वाला रोड जो पूरा का पूरा जो है, ये बहुत ही कहना चाहिए कि वहाँ के हालात का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। अभी भी वहाँ पर लोग काफ़ी डरे हुए हैं, और लेकिन हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां काफी बेहतर काम कर रही हैं और लोगों खुर्रम शहजाद, आज एक अहम बात अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कही, जब वो मुआवजे का ऐलान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई कारकुन या लीडर कसूरवार हो तो उसे दुगनी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान दूसरी पार्टियों की तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पर लोग देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके साथ है और कौन सी पार्टी सच्चाई के साथ है? देखिए, तमाम सियासत से ऊपर उठकर तमाम लोगों को पहल करनी चाहिए, और बिल्कुल जो कसूरवार हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी किया इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 1984 के बाद से कहना चाहिए कि सबसे बड़ा दंगा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख के आए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिससे रूह भी जो है कांप जाती है। 1984 का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ ये जिक्र किया, और ये जिक्र अदालत में भी कल हुआ था। अदालत में जज की तरफ से कहा गया था कि एक बार फिर से दिल्ली को 1984 नहीं होने देंगे। बहरहाल वक्त की कमी है, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल खबर खास में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।